नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मंथन में आपका स्वागत है। मंथन में आज जिक्र एक ऐसा नाम यानी कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में हमला कर दिया गया। सहारनपुर में उनकी लोकप्रियता अगर देखी जाए तो बहुत है। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो लोकप्रिय नेता, राजनेता के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि स्थिति खतरे से बाहर, लेकिन अब विपक्ष के सवाल अनेक हैं। विपक्ष अब कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला किया गया देवबंद में, इसके पीछे की वजह क्या है, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं और इस तरीके से जानलेवा हमला कर देते हैं। सवाल उठना लाजमी है। बदमाशों द्वारा मारी गई गोली उनके कमर में छूते हुए निकल गई। गोली से उनके कमर पर जख्म बना हुआ है, इलाज चल रहा है। हालांकि स्थिति खतरे से बाहर है। चंद्रशेखर आजाद को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। देवबंद में जो कार का नंबर है वो हरियाणा का है। गाड़ी से सवार होकर कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर 4 राउंड फायरिंग करते हैं, जिसमें एक गोली से चंद्रशेखर आजाद घायल हो गए। अपने ऊपर हुए हमले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उन्हें ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने हमलावरों की पहचान की है। उनकी गाड़ी सहारनपुर की तरफ भागी थी और उस समय गाड़ी में 5 लोग सवार थे। यूपी में विपक्ष अब सत्ता और अपराधियों के निशाने पर है। विपक्ष का कहना है कि भीम आर्मी चीफ पर हुआ हमला राज्य के खोखले हो चुके कानून व्यवस्था के लिए एक अलार्म है। मंथन में चर्चा आज इसी पर, आजाद पर हमले के पीछे कौन और हमले से किससे नफा और किससे नुकसान, क्योंकि इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद मायावती के बाद दूसरे ऐसे बहुजन नेता हैं जिनकी देश भर में पैठ है, लोकप्रियता है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। चंद्रशेखर आजाद महीनों तक जेल काट चुके हैं। पुलिस कई प्रदर्शन स्थलों से उन्हें घसीट कर ले गई है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सरकार के धुर आलोचक हैं। हर सियासी पार्टी उन्हें अपने दल में शामिल करना चाहती है, क्योंकि लोकप्रियता इतनी ज्यादा है। आजाद जानते हैं कि आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी को आगे बढ़ाना है तो गठबंधन करना होगा। अखिलेश यादव के पास 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन के लिए भी गए थे। उन्होंने सपा के से साथ भी मांगा और कहा कि वो गोरखपुर में चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसके लिए पार्टी समर्थन दे, लेकिन अखिलेश नहीं माने। चंद्रशेखर ने भी गठबंधन से मना कर दिया और उन्होंने हर विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। कई पूर्व विधायकों ने भी चुनाव लड़ा। बस इसी जीत के लिए जीत एक सीट पर भी नहीं मिली। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि देवबंद में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला कर घोर निंदनीय है, कायरतापूर्ण कृत्य है। बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। और ये सवाल उठना लाजमी भी है। तो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की स्थिति खतरे से बाहर है और उन्होंने इस हमले के बाद क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ जी। इस तरह से मुझे बीपी मेरा बार बार जंप कर रहा था, थोड़ा स्टेबल हुआ। जख्म जहाँ है उसमें काफ़ी पेन है, जलन, इसके लिए मेडिसिन लगातार जो है डॉक्टर्स ने दी है। ओरली भी जो है, ड्रिप के साथ ओरली भी जो है खाने पीने लगा। उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिन में और अच्छा होगा। घटना के बारे में आप सबको जानकारी है, किस तरह से प्लान करके जो है सुबह 10 बजे से वो लोग घूमकर
और जिस समय मैं वहां से निकल के पुल के नीचे आया, उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ जो किया, हाथ लगा के जिस तरह से उन्होंने गोली चलाई, जो पहली गोली मेरे सर के पास से गई, दूसरी गोली मुझे लगी और तीसरी गोली जो है मेरे शीशे को तोड़ती हुई जो है, जिसका कांच भी जो है ना हमारे साथी को लगा। और फिर वो सामने जाके उन्होंने जो है गाड़ी रोक के, उनको लगा कि ये मर गया है, तो उन्होंने सामने से फायर किया जो मेरी गाड़ी के नंबर प्लेट पर लगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये मन बना रखा था कि हत्या करने के बाद हमें सरेंडर कर देना पुलिस के सामने, इसलिए उन्होंने हवाई फायर भी की। अचानक से ये सब चीजें हुई, मैं उसको समझ नहीं पाया, लेकिन ये सब चीजें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। मैं तो फिर भी, मुझे लोग जानते हैं, लेकिन सोचिए आम आदमी कैसा महसूस करता होगा उत्तर प्रदेश में, जहां इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं। मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारे लोग आग्रह कर रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था में सुधार कीजिए, लेकिन कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा। ये पूरी घटना प्रायोजित है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, सरकार के लोग भी हो सकते हैं, पुलिस के लोग भी हो सकते हैं। इसलिए इस घटना की अगर जांच होगी, क्योंकि मुझे अपना कुछ नहीं है, मेरे साथ साथ जो लोग गाड़ी में मौजूद थे उनमें से किसी की जान जा सकती है, तो मुझे इस बात का दुख है। और भविष्य में किसी और के साथ, मैं तो अपनी पार्टी का हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन किसी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ऐसा ना हो। तो भीम आर्मी प्रमुख आजाद ने खुद को दलित आइकन के रूप में स्थापित किया और आज जिस तरीके से देवबंद में हमला किया गया, 4 हमलावरों की गिरफ्तारी हो गई है, स्थिति खतरे से बाहर है। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो एक बड़ा धब्बा, एक बड़ा दाग योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर लगना तय था। लेकिन सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और लगातार विपक्ष इस हमले को लेकर सवाल उठा रहा है और सवाल उठना लाजमी भी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है और साथ ही ओवैसी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है जब बीजेपी राज में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। और ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमले की सख्त से सख्त मजम्मत करनी चाहिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमला करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो लगातार विपक्ष के कई सवाल, बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर हर संघर्ष में लोगों के साथ पहली कतार में खड़े मिलते हैं, संघर्षशील लोग उन पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमलावरों पर जल्द कार्रवाई हो, इस बात का जिक्र किया है। तो जयंत सिंह का भी ट्वीट के जरिए उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है विश्वास है कि भीम आर्मी चीफ जल्द स्वस्थ होकर अपने चुने हुए पद पर वापस लौटेंगे और जानलेवा हमला जिस तरीके से किया गया। साक्षी मलिक का भी बयान सामने आया है, हालांकि साक्षी मलिक मिलने के लिए भी गई थी, हालचाल भी जाना और इसके बाद क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आजाद हर एक मौके में अगर देखा जाए पहलवानों के धरना प्रदर्शन के दौरान भी वो वहां पर पहुंचे और एक लोकप्रिय, एक बहुत समर्थन की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन मिलता है। लेकिन अब जानलेवा हमला किया गया तो विपक्ष के सवाल भी अहम हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ सकता है क्योंकि अब इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। मंथन में आज इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मोहित पांडे बीजेपी मीडिया प्रभारी हैं, बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील कुमार हैं प्रदेश अध्यक्ष, अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे हमारे साथ। अनिल शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस के, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सतीश चौधरी हैं बेनीवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं किसान यूनियन के, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही अरविंद जयतिलक हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं मोहित पांडे जी, मीडिया प्रभारी भी हैं आप। अगर देखा जाए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिस तरीके से ये आरोपी हैं, हरियाणा के नंबर की गाड़ी है, हालांकि प्रशासनिक स्तर पर काफ़ी तेजी दिखाई गई है, यहाँ पर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, स्थिति खतरे से बाहर है चंद्रशेखर आज़ाद की। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए ये पूरा घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ, ये कौन लोग हैं और किस तरीके से आते हैं, कैसी मंशा होती है और जानलेवा हमला कर देते हैं, क्या माहौल है इस वक्त, ये कौन सा माहौल बन रहा है, कौन है ये लोग, जानना चाहेंगे।
अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, देखिए सोनी जी, जैसा आपने अभी स्वयं ही कह दिया कि प्रशासनिक स्तर पर, पुलिस के स्तर पर बहुत तेजी दिखा करके, और मुझे लगता है 24 घंटे से भी कम समय में हमलावरों की गिरफ्तारी हो गई है। और घटना से जुड़े जो भी लोग हैं, अन्य लोग, सोशल मीडिया वाला भी ठीक है, कोई हम एक जानना व्यक्ति ये था। चाहते हैं ये घटना हुई क्यों, ऐसे क्यों, जब एक राजनेता जो जिसको जनसमर्थन इतना मिला, जो एक लोकप्रिय एक पब्लिक फिगर है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हो जाता है। हाँ, इसकी बात हम बाद में कर लेंगे कि पुलिस ने कितना अच्छा काम किया, तत्परता दिखाई। अरे वही तो मैं बता रहा हूँ ना सोनी जी, कि जब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, अब उनसे पूछताछ चल रही है, तो स्वयं सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब ये तो कोई नहीं बता सकता अभी आज की तारीख में बिना हमलावरों से पूछताछ किए कि हमला क्यों हुआ, किस लिए हुआ और क्या कारण थे, कौन। अभी लोग आपके पकड़ में आ गए हैं, अब वो बताएंगे और सारी चीजें जांच होगी, हो ही रही है, तो पूछताछ के बाद सारी की सारी चीजें अब सामने आ जाएंगी। हाँ, हमले इस प्रकार के कभी भी होते हैं तो थोड़े दुखद है, और ना हो ऐसी घटनाएं, इसका प्रयास हमेशा रहता है सरकार में, शासन में, प्रशासन में। जो प्रयास नजर नहीं आ रहा सर, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या कर दी गई, उसके बाद कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई, मुख्तार अंसारी के बाद आपने जीवा की हत्या का मामला सुना होगा। कहाँ तत्परता दिखाई जा रही है, कहाँ दुखद कह देने से ऐसे घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको कैसे फर्क है। फर्क ये है कि वैसे अभी हमारे सपा वाले मित्र बोलेंगे तो उनकी गलत बातों को जवाब देने के लिए मैं आंकड़े सहित उनको जवाब दूंगा। फिलहाल आपकी बात मैं बता दूं कि ये जितनी भी घटनाएं आपने बताई हैं, इन सारी घटनाओं में हम लोग कई बार स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं और कई बार बातें बता भी चुके हैं। पत्रकारों के वेश में अचानक से एक नई प्रकार की योजना बना करके पिछली घटना पर ना जाकर हम इस मुद्दे की बात पर अगर रहे हैं, जी आपने जो जिक्र किया तो एग्जाम्पल दिया कि क्या माहौल बन रहा है, कोई भी कहीं से आता है, कोई भी रूप अख्तियार कर लेता है, कोई भी वेशभूषा में आता है और घटना को अंजाम देकर जान लेकर चला जाता है, जानलेवा हमला कर देता है, नए तरीके से कर देता है। तो उस पर मेन बात यह है कि पहले की क्या होता था, पहले तो राजनीतिक संरक्षण होता था, उसके प्रूफ भी है हमारे पास, मैं भी आंकड़ों सहित बोलूंगा अभी। और उसके अलावा क्या होता था कि संरक्षण के साथ साथ बचाने से लेकर के, और कई मोहित जी इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? ये इसमें भी तो अभी चंद्रशेखर आजाद का आपने सुना होगा, उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा इसमें सरकार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा जरा आश्चर्यजनक बात है कि जब तक गिरफ्तारी के बाद पूछताछ शुरू भी नहीं हुई थी, कुछ दलों ने तो कल जब हमला हुआ था उसके बाद ही बोलना शुरू कर दिया था। संभवतः उन लोगों को कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती होगी या ऐसा कुछ होगा उनके पास, जो उन्होंने जैसे ऐसे बोल रहे थे कि सरकार करा रही है, जैसे कि उनकी जानकारी में हो कि हमलावर कौन है। तो हमने तो निवेदन भी किया था कि भैया पता ही है तो बता दो, वैसे तो पुलिस हमारी ढूंढ ही लेगी, लेकिन आप अगर आपको इतना ही पता है कि सरकार करा रही है, कौन करा रहा है, क्या है, तो फिर आप जो है पहले ही बता दो और रोक लेते अगर पहले से ही पता था तो ये देखिए जो राजनीतिक बयानबाजी है, एक जिम्मेदार होने के नाते मुझे लगता है ये जवाब सही नहीं है मोहित जी, इस तरीके से कह देना कि अगर आपको पता था तो पहले से रोक लेते, अभी आप पर कोई हमला कर दे, आप रोक पाएंगे? आप मेरी बात समझिए जी, हमला हुआ, उसके तुरंत बाद हमले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जानने के बजाय आदमी सीधे आरोप लगा दे रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही है। मैं ये चंद्रशेखर जी के लिए नहीं कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं उन विपक्षी दलों की बात कर रहा हूं जिन्होंने तुरंत आरोप लगाया था कि ये भाजपा करा रही है, भाजपा के नेता करा रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कि भाई आपने किस आधार पर कह दिया? ये राजनीतिक बयानबाजी है तो इसकी तो निंदा होनी चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी आप क्यों कर रहे हैं भाई किसी भी घटना के ऊपर? ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी है क्योंकि अब इस मामले में राजनीति होना लाजमी हो जाता है कि अगर इस तरीके से अगर गाड़ी जा रही थी भीम आर्मी के संस्थापक की और हमलावर आते हैं, एक छोटी सी कार होती है, उसमें फॉर्च्यूनर में ये सवार होते हैं और अटैक करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, वो तस्वीरें साझा की हैं किस तरीके से हमला किया गया, पीठ को छूती हुई गोली निकल जाती है। वो बात अलग है कि आज स्थिति अच्छी है, खतरे से बाहर स्थिति है, अगर जान चली जाती तब भी तो दाग आपकी सरकार पर था।
जो नहीं हुआ उस पर हम लोग बहस नहीं कर रहे, जो हुआ है ठीक उस है, पर डिबेट कर चलिए रही है। जो हुआ अगर है मैं हम उस मान पर लीजिए, बहस कर अगर लेते हैं। और भी ये मेहमान हैं मतलब सर, हम सपा वापस और- आएंगे तो जरूर जवाबदेही आपकी बनती है, आप हम जवाब सपा दीजिएगा। या हम हमारे सपा साथ या कांग्रेस पर सुनील आरोप कुमार लगाते हुए जरूरी भीम अच्छी आर्मी बात नहीं है। के यूपी प्रदेश अध्यक्ष जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील कुमार जी, आपका रुख करेंगे। ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया और इसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद जो बयान निकलकर सामने आता है, विपक्षियों के जो सवाल हैं कानून व्यवस्था को लेकर कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, कानून का कोई खौफ नहीं है, कौन है ये लोग और आखिर क्या वजह रही इस घटना की? सोनी जी, आपका धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी पिछले 9-10 बरस से दबे कुचले, शोषित, वंचित, कमजोर लोगों की लड़ाई बहुत तेजी के साथ लड़ रहे हैं। पूरे देश में आज उनकी पॉपुलैरिटी है, जहां भी जाते हैं हजारों लोग उनको देखने और सुनने के लिए आते हैं। तो ये देश की विडंबना है कि लोकतांत्रिक देश के अंदर यदि कोई दबे कुचले, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज बुलंद करने वाला कोई युवा नेता निखर के आ रहा है, तो ऐसे लोगों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आश्चर्य है कि सरकार में बैठे हुए लोग अभी तक ये देख रहे हैं कि घटना पे घटना घटती जा रही है। अभी ये खतौली विधानसभा का उपचुनाव हुआ मुजफ्फरनगर में, उसके बाद में एक धन्यवाद सभा हुई जनवरी के महीने में इसी वर्ष। तो वहां भाई का काफिला गया और वहां 5-6 गाड़ियों पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। वो गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को काफी बेकार कर दिया गया। और तब हमने, पूरी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में धरना प्रदर्शन करने के माध्यम से एक ज्ञापन पत्र दिया और सरकार से मांग की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सुरक्षा जल्द से जल्द की जाए, सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएं। लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं दिए। लगातार मांग करने के बाद भी सरकार उपेक्षा कर रही है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की ये मानसिकता बन गई है कि यहाँ पर जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, कमजोर लोग हैं, तो जी सुनील कुमार, ये जानना चाहेंगे कि जैसे जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, क्या प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया? क्योंकि ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल प्लान किया हुआ है। जी बिल्कुल प्लान किया हुआ है, क्योंकि जनवरी के महीने में भी हमला हुआ और हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, और फिर हमला हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्लान किया हुआ है। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जानबूझकर प्लान करके हमारे नेता को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, मनोबल गिराने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया इस मामले में लेकर जान लेते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस, सपा, आरएलडी, ओवैसी का भी बयान सामने आया, शिवपाल यादव का भी बयान सामने आया, अनुराग भदौरिया ने भी कहा है कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं रहा और इसीलिए ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। अनिल शर्मा जी, क्या वाकई एक दबाने की कोशिश थी, जिस तरीके से एक लोकप्रिय राजनेता हैं? इस घटना के पीछे की वजह क्या समझ आ रही है विपक्ष में होने के नाते? सोनी जी, सभी हमारे मीडिया पैनलिस्ट जो बैठे हैं उनको सभी को नमस्कार, वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको नमस्कार, बड़े भाई सुनील चित्तौड़ जी। देखिए, मैं एक बहुत अलग बात कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार अपराधों पर नियंत्रण नहीं रहा है, कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, सरकार का लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है, और ये आज पहली घटना नहीं है। मैं आपको बताऊं, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? जी जी, सुन पा रहे हैं। इससे पहले भी सार्वजनिक स्थलों पर छीना झपटी, प्रताड़ना, झगड़े, महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ चुकी हैं। यौन उत्पीड़न, बलात्कार, हत्याएं आम हो चुकी हैं। आपको मैं बता दूं, फिरोजाबाद में सर्राफ को जिंदा जलाया गया, गुरसाहिबगंज, कन्नौज में लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मेरठ में दिन दहाड़े सर्राफ को लूट लिया गया, गोली मारकर हत्या की गई। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में गोरखपुर में अपहरण के बाद 14 वर्षीय मासूम की हत्या कर दी गई। इस प्रकार की कई घटनाएं हैं, है ना। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह की घटनाओं से आज जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जो घटना घटी है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति के साथ जो अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष उस संगठन का है, उस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनको सुरक्षा प्रदान करना हर सरकार का काम है। भाई, जब नेता का दायित्व बढ़ता है, उसका
क्षेत्र बढ़ता है, उसकी चर्चाएं बढ़ती हैं, तो निश्चित है उसके दुश्मन खुद ब खुद बढ़ते हैं, चाहे वो खुद राजनीतिक दल हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। सफल होने के बाद आपको दुश्मन तलाशने की आदत है, आप सफल हो जाइए, दुश्मन अपने आप को खैरात में मिलेंगे। यही हुआ है चंद्रशेखर रावत जी के साथ। चंद्रशेखर जी के साथ जो घटना हुई है, सरकार की बराबर खिलाफत करने के साथ जिस प्रकार से आक्रामक रूप से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ वो जनता की समस्या को लेकर आक्रामक होते थे, कहीं ना कहीं उनके प्रति बेमनस्ता लोगों के बीच में पैदा होती चली गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब उनके सरकार की मनसा थी, सरकार ने मरवाया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि एक राष्ट्रीय नेता के साथ इस तरह की घटना होना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, और सरकार की तो जवाबदेही बिल्कुल ऐसी घटनाओं पर होनी चाहिए। पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये ऐसी घटना है, पुलिस भी इन घटनाओं में सुरक्षित नहीं है। विकास कांड, ये आपके बेकरू कांड को कोई भूला नहीं है, जिसमें पुलिस वालों को घेरकर 8 पुलिस जवानों को शहीद कर दिया गया, जिसमें एक सीओ रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। कासगंज में भी शराब माफियाओं को जब पुलिस कंट्रोल करने गई तो पुलिस को एक पुलिस वाले को पीट पीट कर मार डाला गया। हाथरस में बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या कर देना, इलाहाबाद में सामूहिक हत्याएं, सोनभद्र में आदिवासियों का नरसंहार, आगरा में दलित युवक की पुलिस कस्टडी में हत्या, उन्नाव में दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म, लखीमपुर। चलिए इस बात का मोहित जी से जवाब ले लेते हैं, इसके बाद रुक करते हैं। हमारे साथ सतीश चौधरी बेनीवाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुक करेंगे। मोहित जी इस बात का जवाब दे दीजिए, आप सुन रहे होंगे अनिल शर्मा जी की बात। जी, मैं आपको ये जो और सुरक्षा के मायने भी बता दीजिएगा कि सुरक्षा के मायने क्या है। जब एक लोकप्रिय राजनेता सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता की सुरक्षा का जिक्र हम कैसे कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ जी। देखिए, मैं बहुत एक रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा जो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सच्ची रिपोर्ट है। इस सरकार के, जो वर्तमान में हमारी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उसके पहले की 7 साल पहले की मैं रिपोर्ट एक दे रहा हूँ। एवरेज जो था वो ये था, हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू रेप, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे और 136 चोरियां, और कुल मिलाकर के एक दिन में क्राइम की उत्तर प्रदेश की घटनाएं 7,650। अब आप इसको 365 से और उसके बाद 5 साल में अगर गुणा कर देंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग आप ये आंकड़े बता रहे हैं क्योंकि आप क्राइम कम हुआ है, ये बताने की कोशिश है आप। एग्जैक्टली, मैं ये बता रहा हूँ पहली चीज। और मैं इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात रखूंगा, अगर आप बोलने का अवसर देंगे जी बिल्कुल, तो समझा पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा कम शब्द तो ये जी बिल्कुल कम से कम शब्दों में कि पहली चीज तो ये कि इतने सारे आंकड़े तब थे जब एफआईआर लिखने के लिए पुलिस सपा के टाइम में तैयार नहीं होती थी और उन पर दबाव रहता था। 70% मामले सपा विधायकों और मंत्रियों के इलाके में होते थे। अभी शर्मा जी जो आंकड़े दे रहे थे वो आंकड़े तो चुनिंदा घटनाएं, अगर एक एक घटना पे जाएंगे तो मुझे लगता है पूरा जीवन हम लोगों का सपा की और उसकी पहले पांडे जी अगर मैं आंकड़े देना बीच में नहीं बोलता, बीच में नहीं बोला था भाई साहब, बीच में नहीं बोला था। नहीं, सुन लीजिए, ये तरीका ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिए। आपके पास आएंगे अनिल शर्मा जी, पूरे सुन लीजिए, आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं मोहित जी, सुन लीजिए आंकड़े। तो पहली चीज, और आज की तारीख में ये स्पष्ट है, सब जगह ये मान भी रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार में पुलिस रिपोर्ट लिख रही है, तब ये आंकड़े हमारे कम हैं। एक बात, दूसरी बात कि क्राइम हो गया, चलिए बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, क्राइम होने के बाद कितनी तत्परता से उस पर काम हो रहा है, वो ये चीज तय करती है कि आगे क्राइम नहीं होगा। अपराधी पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी तो आगे क्राइम नहीं होगा, ये इसी चीज की गारंटी होता है। तो वो भी अब बेटर हो गया है। अब इसके बाद जहां तक सुरक्षा का तब तो फिर अतीक अहमद कांड के बाद से ये होना ही नहीं चाहिए था, इस तरीके से जानलेवा हमला होना ही नहीं चाहिए था। डिपेंड करता है कि वो एक माफिया था, लेकिन यहाँ पर एक लोकप्रिय राजनेता है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, देखिए जांच चल रही है, कारण क्या है अभी बहुत जल्दी हम सबके सामने आ जाएंगे और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। और जहां तक आप सुरक्षा की बात कह रही थी, तो मुझे लगता है कि सुरक्षा देने का जिम्मा जिन अधिकारियों का है, और जो है पूरी एक शासन प्रशासन की रिपोर्ट बनती है, उसके आधार पर उसी लेवल की, उसी श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और हमें लगता है कि अगर इसमें कहीं लापरवाही हुई है तो मुझे लगता है कि ये हमारी सरकार तो 0 टॉलरेंस वाली है, क्राइम रेट से लेके करप्शन तक। तो
अगर उसमें कोई जिम्मेदार अधिकारी ऐसा निकलता है कि जिसने लापरवाही की होगी तो अवश्य कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी कार्रवाई की जाएगी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कि आगे से ऐसी कोई पुनरावृत्ति ऐसी घटना की ना हो, एक मिसाल बने, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए मुझे लगता है। हमारे साथ सतीश चौधरी बेनीवाल जी भी जुड़े हुए हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सतीश जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आपको क्या लगा? क्या ये प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? एक लोकप्रिय राजनेता या ये कहें कि बहुत ज़्यादा दलितों का एक तरीके से या फिर इस तरीके से जन समर्थन का जिक्र करें, सहारनपुर का जिक्र करें, एक गढ़ रहा है और भारी तादाद में समर्थक यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पश्चिमी यूपी का जिक्र करें, मुझे लगता है ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत अच्छा एक लोकप्रिय जन समर्थन मिलता है चंद्रशेखर आज़ाद को। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए सतीश चौधरी जी। सतीश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिएगा, आपसे मेरा सवाल है। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है नेटवर्क इशू की वजह से। हमारे अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अरविंद जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस घटना को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बढ़ती लोकप्रियता भी एक वजह हो सकती है या फिर दलितों का मूवमेंट रोकने की ये कोशिश की गई है। वजह क्या है ऐसी घटना को रोकने में, आखिर क्यों नाकाम है प्रशासनिक अमला और सरकार की जवाबदेही इस घटना को लेकर बनती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और इसे एक मुद्दा के रूप में उठाया जाएगा, या इनफैक्ट ये कहें कि उठाया जा रहा है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और इस मामले को लेकर राजनीति अब शुरू हो गई है। क्योंकि एक पब्लिक फिगर के ऊपर जब जानलेवा हमला होता है तो वाकई कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं, और एक के बाद एक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर हम मंथन में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सतीश चौधरी बेनीवाल जी जुड़े हुए हैं, सतीश जी का रुख करेंगे। सतीश जी, सवाल मेरा आपसे था कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए जी। मेरी आवाज आ रही है सोनी जी? जी, सुन पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट को सुन रहा था जी। मैंने बीजेपी के जो पांडे जी हैं, मोहित पांडे जी, ये मीडिया प्रभारी भी हैं, मुझे आपत्ति है उनके उन आंकड़ों पे। ये बेहद निंदनीय है कि भीम आर्मी चीफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित और शोषित लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, उन पे हमला होता है, आप आंकड़े देते हैं। ये आंकड़ेबाजी का समय नहीं है, ये आपस में दलगत राजनीति से दूर की हट की बात है। सोच के विचार कीजिए आप, कितनी दुखद घटना है जो बेहद निंदनीय है और सोचनीय विषय है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला होता है, वो किस साजिश के तहत होता है? हमलावर 4 गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जहां तक बात है लाइन ऑर्डर की है, लाइन ऑर्डर की कानून व्यवस्था सही नहीं है। ये पहला हमला नहीं है। हमले की वजह मैं आपको बता दूं सोनी जी, जो सरकार से सवाल करता है, जो भी व्यक्ति सवाल करता है सरकार से, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, उसी पे हमला आखिर क्यों होता है? ये मेरा सवाल है मोहित पांडे जी से, ये नोट करें इसे। बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं जी। किसान नेताओं पे भी हमले हुए हैं पूर्व में। आंकड़ों का समय नहीं है, समय है सही कानून व्यवस्था को बनाने का। बिल्कुल। आखिर ये हमले होते क्यों हैं? हमले होने के बाद
अभी गिरफ्तार जिन लोगों को किया गया, जिन हमलावरों को, वो हमलावर गोली चलाने के बाद यदि ईश्वर न करे चंद्रशेखर आजाद को मौत के घाट यदि उन्होंने उतार दिया होता तो वो स्वयं सरेंडर करने की ये बात, ये आदेशा भीम आर्मी चीफ ने भी आपको एक उसमें बताया है इंटरव्यू में। उन लोगों की मंशा थी चंद्रशेखर रावण की हत्या करना और फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना। अभी पुलिस ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया कि 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर दिया। भाई हमला हुआ है, निंदनीय कृत्य किया है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उन हमलावरों को गिरफ्तार करे। अब गिरफ्तार करके पुलिस उनसे ये उगलवाए, ये जान ले कि ये इस हमला के पीछे किसकी मंशा है, ये हमला आखिर किसने कराया, क्यों कराया, किस वजह से हुआ। विषय तो ये है, ये आंकड़ेबाजी का समय नहीं है। अभी समाजवादी पे उंगली उठा देना, कांग्रेस पे उंगली उठा देना, किसी सोशल वर्कर पे उंगली उठा देना, ये तो ठीक बात है। आंकड़ों की बाजीगरी जो होती है वो गुमराह कर देती है, इसलिए आंकड़ों की बाजीगरी से इतर अगर बात की जाए, मोहित जी इस बात का जवाब देना तो बनता है आपका। ये सवाल चूंकि जायज है, आखिर ये हमले होते क्यों हैं? देखिए, ये किसान यूनियन के जो प्रवक्ता जी हैं, तो घुमा फिरा के कहीं से ये इनका आरोप कुछ ऐसा था, वही जो मैं कह रहा था कि जैसे कि कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो कि भाजपा ने कराया। इस तरीके के आरोप, अनर्गल आरोप लगाना और बिना किसी प्रूफ के बोल देना। और अभी मालूम है क्या है, गिरफ्तार हो गए हैं अपराधी, तुरंत अभी ये कल नहीं बोल पाएंगे। ये कुछ हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद जांच हो जाए और जांच होने के बाद कल या आज या कल में अभी पूरी डिटेल आ जाए। इन्वेस्टिगेशन ये एक जिम्मेदारी है प्रशासनिक स्तर पर, शासन स्तर पर भी एक जिम्मेदारी बनती है मोहित जी कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। अभी रिपोर्ट आ जाएगी और सच्चाई जब सामने आ जाएगी ना, तो ये किसी चैनल पर नहीं आएंगे बयान देने के लिए। एक बात। दूसरी बात, ठीक है सतीश जी, राजनीतिक मैंने कोई आंकड़ेबाजी नहीं, आंकड़ेबाजी इज अ डिफरेंट थिंग, जब एक अलग विषय होता है। जब मेरे से ये कहा गया कि आंकड़े कैसे निकलते हैं मोहित जी, आंकड़े, सुनिए, लेट मी कंप्लीट। आंकड़ों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, आंकड़ेबाजी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसी न जाने कितनी घटनाओं का जिक्र हम बार बार करते हैं। कई बार एफआईआर दर्ज नहीं होती, अगर रेप पीड़िता है एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई मारपीट हो गई मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो रिकॉर्ड के आधार पर हम ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि क्राइम खत्म हो गया। हाँ, तो ये तो आप हमारी ही तारीफ कर रही है ना, क्योंकि पहले नहीं दर्ज होती। सवाल भी उठा रहे हैं सर, सवाल भी उठा रहे हैं। नहीं, आप जो सवाल उठा रही हैं, उस सवाल में आप हमारी तारीफ कर रही हैं, क्योंकि पहले आम जनता थाने में घुस नहीं सकती थी। आप गलत ले रहे हैं, आप अपने फेवर में ले रहे हैं इस बात को। के कार्यकर्ता जो थाने होते थे वो उनके सेट होते थे कार्यकर्ताओं के। यहाँ नहीं थाने बिके हुए हैं, यहाँ पर जो कार्रवाई है तुरंत कार्रवाई है, जनता जा रही है, अपनी समस्या लेके जाती है। अव्वल तो पहले तो क्राइम होता ही कम है, और अगर होता भी है तो उसके बाद त्वरित कार्रवाई होती है। चलिए, कह देने से क्राइम कम नहीं हो जाता। पांडे जी ठीक है, सतीश आते हैं सुनील, अनिल शर्मा जी आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा। नहीं तो कांग्रेस के कह देने से बढ़ भी नहीं जाता क्राइम, ठीक है ना। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाएंगे या कोई कहीं से कुछ तो लेंगे ना, तो आप अपना पक्ष सिद्ध करेंगे ना। एनसीआरबी के भी आंकड़ों का जिक्र कर चुके हैं पहले, एनसीआरबी के आंकड़े उठा लीजिए, कर चुके हैं आप, एक बार देख लीजिएगा। वो आंकड़े भी बहुत कुछ बता रहे हैं कि क्राइम कितना बढ़ा है। ये कह देने से क्राइम कम नहीं हो जाता। सतीश जी आप जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, मैं विद्वान मीडिया प्रभारी जी से मैं इनकी बात को सुन रहा था और मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। इनके ज्ञान के लिए मैं बता दूं, इनके ज्ञान को बढ़ा दूं, ये किसी को बोलने नहीं देते। इनके खिलाफ यदि कोई आवाज उठाता है, मैंने ये नहीं कहा है, आप इनको रिपीट मेरा बयान सुनवा दीजिए, मैंने ये नहीं कहा है कि हमला बीजेपी ने कराया। मैंने कहा है हमलावरों से ये सख्त से सख्त पूछताछ होना चाहिए कि हमले के पीछे किसकी मंशा है। जानकारी आप अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए, पांडे जी ज्ञान को दुरुस्त कीजिए, ज्यादा बड़ी वकालत आप ना करें। दुरुस्त कर दीजिए भाई साहब। नहीं, आप ज्यादा बड़ी वकालत ना करें भाई साहब, मेरा एक ज्ञान दुरुस्त कर आप दीजिए। ज्यादा बड़ी वकालत ना करें, मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूं।
मैं शालीनता से आपसे बात रख रहा हूँ। चलिए, ठीक है। आपसे ज्यादा मुझे बोलना आता है, चिल्लाना आपसे ज्यादा आता है। ठीक है, आंकड़ों ठीक से है। मेरे भाई पांडे जी, आंकड़ों से पेट नहीं भरता। बात जिन पूरी आंकड़ों हो गई को आप सतीश जी ले आपकी। आते हैं, सारा आंकड़े कहीं से आप उठा के ले आते हैं, आंकड़ों से पेट नहीं भरता। धरातल पे आपकी सरकार क्या काम कर रही है, ये आम जनता देख रही है। अभी पिछले दिनों सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी पे हमला होता है, राकेश टिकैत किसान नेता है, उन पे हमला होता है। आप जिन एफआईआर दर्ज होने की बात करते हैं, पूरे देश को शर्मसार कर दिया आप लोगों ने। महिला चलिए, पहलवान खिलाड़ियों की ठीक है सतीश जी, अब वापस लौटते हैं, मुद्दा हमारा ये नहीं है, बढ़ते हैं आगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अरविंद जयतिलक जी, उनका रुख कर लेते हैं। उसमें आप क्यों बोलते हैं? ठीक है सतीश जी, बात पूरी हो गई आपकी। अरविंद जयतिलक जी, आपका रुख करेंगे। इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या कुछ भाप पा रहे हैं और क्या वजह नजर आ रही है? सोनी जी, देखिए, पानी को उबलने के लिए भी 100 डिग्री टेम्परेचर का इंतजार करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जब अपराधी या आरोपी जो पकड़े गए हैं, अभी बहुत कुछ सच आना बाकी है, उससे पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना बहुत जल्दबाजी होगी। देखिए, सवाल इसको कई ढंग से आप पूछ सकती हैं, उत्तर मिल सकता है, लेकिन हमारी चिंता कुछ और है। देखिए, जिस इलाके में जो है ये हमला हुआ है, वह बहुत संवेदनशील इलाका है, देवबंद का इलाका। अब तक जो है लगभग जो है 1.5 दर्जन से अधिक जो है देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त आतंकी संगठनों से लिप्त लोग पकड़े जा चुके हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका हाथ है, लेकिन इस चीज को जो है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आतंकी संगठनों का जिक्र कर दिया आपने, तो क्या एक चंद्रशेखर आजाद ही मिले थे जानलेवा हमला करने के लिए? मुझे लगता है उनके पीछे और भी गाड़ियां रही होंगी। क्या आप हमारी बात को थोड़ा जो प्रश्न पूछता है उसको जो है उत्तर सुनने की थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट करिए। मैं ये कतई नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संवेदनशील इलाका है और ठीक बकरीद से एक दिन पहले ये जो हमला हुआ है, ये इसका भी अपना एक परिप्रेक्ष्य है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, चंद्रशेखर रावण जी की जो सियासत है वह जातीय अस्मिता से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश जातियों का खौलता हुआ कुंड है। आप पुराने इतिहास में जाइए, चंद्रशेखर जी बिल्कुल जिस तरह से वे जो है दलितों के हक के लिए, आजादी के लिए, अभिव्यक्ति के लिए अपनी बात को पुरजोर तरीके से उठाए, जिस तरह उनके खिलाफ जो है मुहिम चला, कई बार आपने देखा कि दंगे की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इन परिस्थितियों में देश में जो भी सियासत करता है तो उसके निजी शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं। आप इसको इनकार नहीं कर सकती हैं। आप देख लीजिए, आप बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ जी। पहली चीज, जो कोई बाहुबली इस पूरे प्रदेश में या देश के अन्य हिस्से में जो है राजनीति की धारा में अपने आप को जोड़ा है, किस तरह उसका जो है मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो है चंद्रशेखर रावण जी वो उस प्रवृत्ति के हैं, बेशक ये लोकतांत्रिक है। और मेरा तो मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यक्ति के ऊपर हमला का मतलब हुआ कि लोकतंत्र मरने लगता है। बिल्कुल। लेकिन एक और ध्यान देना होगा, आपने एक सवाल किया था कि इसको किसको फायदा होगा। सवाल ये उठता है कि जिस दलित राजनीति की वो बात करते हैं, इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो 24 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं और इसमें 22 लोकसभा की सीट और 126 तकरीबन विधानसभा की है। इसी क्षेत्र में आप देखेंगे तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और आप देखेंगे लोकसभा में 7 सीटें जो है आप देख लीजिए, नगीना, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, मैनपुर, ये भाजपा हार चुकी है लोकसभा में। और इस क्षेत्र में आज की तारीख में समाजवादी पार्टी को और आरएलडी को बढ़त। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अब चूंकि आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जांच पड़ताल चल रही है। और दूसरी चीज, कोई भी सरकार, अब देखिए ना, समाजवादी पार्टी की सरकार से मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, कुछ घटनाएं हो जाती हैं। 2 मार्च 2013 को प्रतापगढ़ में कुंडा में जो है डीएसपी जियाउल हक की पीट करके हत्या कर दी गई। अखिलेश जी की सरकार थी ना, उन्हीं के मंत्रिमंडल में एक सदस्य थे जिनके ऊपर आरोप लगा था। मथुरा के जवाहर बाग में देखिए 2 जून 2016 को 29 लोगों की जान चली गई थी। डिप्टी उस समय आईपीएस अधिकारी मुकुल द्विवेदी और थाना प्रभारी संतोष यादव भी जान गंवा चुके थे। क्या यादव जी इस घटना को करा सकते? कभी नहीं करा सकते। कोई भी सरकार अपने विपक्ष को, विपक्षी नेता को उस पर हमला नहीं करा सकती। वो जानती है कि इसका खमियाजा कितना भुगतना होता है। आप देखिए, जांच होने दीजिए, कुछ ना कुछ जो है इसके निष्कर्ष निकलेंगे। और जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, मेरा मानना है कि उनका मकसद सिर्फ जो है, तो कहते हैं ना कि राजनीति मौके की मोहताज होती है,
तो वो जो है बिल्कुल। इसलिए कि इस क्षेत्र में जो है दलितों की आबादी 18% के आसपास है, एक बहुत बड़ा मौका है क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो इससे बचना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है, और थोड़ा बिल्कुल। इंतजार करना चाहिए। और कोई देखिए, चाहे सपा बसपा, लेकिन मुझे कांग्रेस, लगता है कोई ऐसा- सियासत भी इसीलिए हो रही है। बिल्कुल सोनी जी, देखिए रोशनी में रंगे हाथ सभी लोग पकड़े जा चुके हैं सियासत करने में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल विपक्षी कर रहा है, आज की बिल्कुल। सत्ताधारी पार्टी को भी जब विपक्ष में होती थी वो भी करती थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में कोई स्थिति माकूल अनुकूल हो और कोई ऐसा अराजकता की स्थिति पैदा न हो, क्योंकि वह क्षेत्र जो है ऑलरेडी जो है जाति वैमनस्यता के कई बार जो है चपेट चढ़ चुका है। तो इन सब बिल्कुल। चीजों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सोनी जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील कुमार जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी से। ये कहा जा रहा है सुनील कुमार जी कि दलितों का मूवमेंट रोकने के लिहाज से रोकने की कोशिश की गई, इस लिहाज से भी ये हमला किया गया, इस तरीके की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अनम्यूट कर लीजिए। सरकार से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब भाई चंद्रशेखर जी जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी के चीफ हैं, पूरे देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो हजारों लाखों लोग उनको देखने सुनने के लिए आते हैं। और उनके ऊपर जनवरी के महीने में हमला हुआ, तब ये मांग की गई कि उनको सुरक्षा दी जाए, और कल फिर हमला हो गया और अभी तक सुरक्षा नहीं दी गई है। जबकि यहाँ पर बाबाओं को सुरक्षा दी जाती है, हीरोइनों को सुरक्षा दी जाती है, और भाजपा के तमाम हजारों कार्यकर्ताओं को सुरक्षा दी जाती है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो कोई भारतीय जनता पार्टी के निजी लोग नहीं है, ये सरकार की धरोहर है, सरकार के लोग हैं, सरकार इनको तनख्वाह देती है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि एक होनहार नेता जो दलितों की, पिछड़ों की, कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर यदि कोई जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं एक के बाद एक, तो जल्दी से जल्दी उन्हें सुरक्षा दी जाए। पूरे देश के अंदर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, युवा हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सबके अंदर इस घटना के बाद बड़ा आक्रोश व्याप्त हुआ है, लोग बहुत गुस्से में हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जल्द से जल्द हमारे नेता को सुरक्षा प्रदान करे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के ये यहाँ प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं कि वो सुरक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा के क्या मानक होते हैं? मोहित जी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। मोहित जी, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। मैं इसका जवाब पूर्व में दे चुका हूँ, तो संभवतः सुनील जी देर से जुड़े होंगे या जो भी है, तो मैं इसको बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार दोहरा दीजिए। हाँ, मैं बोल दे रहा हूँ। सुरक्षा जो दी जाती है, हम सब जानते हैं, सुरक्षा देने की अपनी एजेंसियां हैं और उनके मानक होते हैं, और उसके आधार पर कार्रवाई होकर के जिस श्रेणी की सुरक्षा मिलनी होती है मिलती है। मैंने ये भी कहा कि जीरो टॉलरेंस क्राइम रेट में, क्राइम में और करप्शन में और सब जगह गलत कामों में जीरो टॉलरेंस वाली हमारी सरकार है। अगर यदि कहीं कोई गलती हुई होगी किसी अधिकारी से तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा भी मैंने कहा। घटना की सच्चाई सामने आ रही है। किसान यूनियन वाले जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, तो कुछ तकनीकी कमी से मैं सुन नहीं पाया, लेकिन इनके चेहरे के हाव भाव और उस उंगली से नहीं, मैं सोनी जी मैं आपके माध्यम से प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने कहा कुछ मानक होते हैं। बाबा रामदेव जी को सुरक्षा मिली है Z+ श्रेणी की, क्या मानक है? कंगना रनौत जी को सुरक्षा मिली है, क्या मानक है? क्या कुछ मानक कोई है तो कुछ बताएं क्या मानक होते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मानक अगर तय है तो उसे डिस्क्राइब कर दीजिए मोहित जी। किन मानकों के आधार पर सुरक्षा तय होती है? अरे ये तो इतनी मतलब ऐसी बात है, जब भी सुरक्षा दी जाती है तो एक पत्र भी जारी होता है जिसमें लिखा होता है कि इन कारणों से इस प्रकार की सुरक्षा की इनको आवश्यकता है। आप RTI लगा करके मानिए, क्योंकि मैं यहाँ अगर लेटर पढ़ना शुरू करूंगा तो डिबेट यहीं खत्म हो जाएगी। आप बहुत आराम से हमने अपने नेता की सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन दे रखी है, बार बार अधिकारियों को हमने लिखित रूप में दे रखा है, लेकिन क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो नहीं चाहती है कि चंद्रशेखर जी की सुरक्षा की जाए। आपके इस आरोप को मैं सिरे से खारिज करता हूं। ठीक नहीं है। नहीं, आपके इस आरोप को मानिए। एप्लीकेशन देने की क्या आवश्यकता? कंगना रनौत जी ने कौन सी एप्लीकेशन दी है? कोई एप्लीकेशन आप दिखा सकते हैं? बाबा रामदेव जी ने कौन सी एप्लीकेशन दी है? पूरी विनम्रता के साथ मैं आपके इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहा हूँ, पूरी विनम्रता के साथ। और जैसे अरे आपकी सरकार है,
आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी सरकार है, आप हमले भी करा सकते हैं, आप हमारी बात को खारिज भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये ठीक है, क्लियर कर दीजिए मोहित जी, क्लियर कर दीजिए। खारिज कर दिया, अच्छी बात है, आपने खारिज कर दिया तो खारिज नहीं हो जाती, लेकिन आप क्लियर कर दीजिए कि हाँ ये मानक है और इसलिए ये सुरक्षा चंद्रशेखर आजाद को नहीं मिल सकती थी। हाँ, मानक स्पष्ट कीजिए ना। नहीं, मानक तो मैंने बताया ना, एक स्टैंडर्ड मानक होते हैं। यदि ऐसा लगता है कि जान का खतरा है, यदि ऐसा लगता है कि भाई कहीं इनके ऊपर किसी इस तरीके के हमले के साथ साथ और भी किसी प्रकार की चीजें हो सकती हैं, तो उसकी अलग अलग अपराधों की श्रेणियां और संभावित, और दूसरा एलआईयू के इनपुट्स होते हैं। सुन लीजिए, एलआईयू के इनपुट्स होते हैं। के ऊपर क्या हमला हुआ, कंगना रनौत जी के ऊपर क्या हमला हुआ, ठीक है, भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर आते हैं सतीश जी, आते हैं आपके हमला हुआ और हमला होने के बाद भी सुरक्षा नहीं दी, क्या कारण है? चलिए, आप ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए आगे क्या कुछ कवायद रहेगी उस बात का जवाब लेंगे। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को पूरा कर लें, इसके बाद अनिल शर्मा जी का रुख करेंगे। जी सोनी जी, मैं अभी विद्वान पत्रकार जी अरविंद जयतिलक जी को सुन रहा था। उनकी बहुत सारी बात उस तरफ इशारा कर रही हैं जो बातें हमने किसान आंदोलन के दरमियान आम जनता के सामने, सभी मीडिया और चैनल्स के सामने रखी थी कि वर्तमान सरकार का बंदूक पत्रकारों पे भी है, कलम पे भी है, और इनके खिलाफ जो भी इनसे सवाल करेगा, सरकार से सवाल करने वालों पर भी इनका अंकुश लगाना इनकी मानसिकता है। आज वही बात आज अरविंद जयतिलक जी से, उनकी शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि कलम पे और कैमरे पे दोनों पे ही बंदूक का पहरा है। आज आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतनी प्रमुखता से, इतनी गंभीरता से पैनलिस्ट को बैठाया, पूरे देश के सामने इस बात को रखा कि चंद्रशेखर पे, मुझे लगता है कलम पर किसी का पहरा नहीं होना चाहिए और निष्पक्षता के साथ बात रखना चाहिए, और इसीलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो इन पे सवाल करेगा, सरकार के विरुद्ध जो भी सवाल उठाएगा, ठीक है, इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार। जवाब सुन लेते हैं, इसके बाद रुख करते हैं अनिल शर्मा जी का। नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ इस तरह की बातें नहीं कही कि कलम के ऊपर जो है सरकार निशाना साधे हुई है। मैं समाजवादी पार्टी की भी सरकार देखा, बसपा की भी सरकार देखा, कोई भी जो है पत्रकारों के ऊपर इस तरह का कोई निशाना साधने की कोशिश नहीं किया। मैं भी करीब जो है 25-30 साल से पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो ये कृपया दोषारोपण या हमारी बात को जो अपने ढंग से कहने की कोशिश न करें। आप सीनियर, मैं आपका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन अब मैं कतई जो है स्वीकार नहीं करता हूं कि मौजूदा सरकार या उसके पहले की सरकार या उसके पहले की सरकार जो है पत्रकारों को निशाने पर ले चुकी थी और जो है वो तोप के मुकाबिल थे। ये मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। ठीक है, मोहित जी। हाँ, मैं 4 बार हमारे जो थोड़ा सा जल्दी कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर लें। बिल्कुल, ये 4 बार जो हमारे किसान यूनियन वाले प्रवक्ता जी हैं, 4 बार उन्होंने एक ही बात कही, और मैं पहले भी बोलने का प्रयास कर रहा था, बोल नहीं पाया, कि जो भी भाजपा के खिलाफ कुछ भी बोलने की कोशिश करता है तो वो बता रहे कि ऐसा नहीं करने देते हैं, और कुछ और भी उन्होंने ऐसी बातें कही। पिछली बार वाली सारी बातें मैं सुन नहीं पाया तकनीकी कमी से कुछ, लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं कि यही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की, प्रदेश की यही सरकारें हैं जो पूरी तरीके से, आप क्या नहीं बोलते हैं, आप प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सबको उल जलूल कुछ भी बोलते रहते हैं। आपसे मतलब नॉट किसान यूनियन, आपसे मतलब कोई भी विपक्षी पार्टी, दल, व्यक्ति अपनी भावनाएं अगर पूरी खुल के व्यक्त करता है तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में करता है। हम खुले दिल से उसको लेते हैं, सही होता है तो स्वीकार करते हैं, नहीं होता तो स्वीकार कर देते हैं, असहमति जता देते हैं, केस भी कर दिया जाता है, मुझे लगता है। मैं असहमति व्यक्त करता हूं, ये ऐसा नहीं होता। फिर आप केस भी दर्ज कर देते हैं उस पर। पांडे जी, आप केस भी तो दर्ज कर देते हैं। यदि आपकी अनिल शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अनिल शर्मा जी का वक्तव्य जान लेते हैं कि आखिर ऐसी घटनाओं को लेकर, क्योंकि अब एक जो माहौल बनता नजर आ रहा है वो आने वाले समय के लिए कितना घातक सिद्ध होने वाला है। ठीक है मोहित जी, अनिल शर्मा जी से हमारा सवाल है,
मोहित जी, अनिल शर्मा जी से हमारा सवाल है कि ये जो माहौल बनता नजर आ रहा है आगामी लोकसभा चुनाव में, ये क्या कुछ सिद्ध करेगा? क्या कुछ नुकसान, राजनीतिक नुकसान और नफा नुकसान का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, क्योंकि माहौल कुछ अलग ही है। जी, उत्तर प्रदेश की जनता को छला जा रहा है। अपराध पर नियंत्रण की बात करते हैं तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के जो डाटाज हैं उन पर अगर हमारे माननीय प्रवक्ता जी अगर गौर से देख लें तो अपराध में कितनी कमी आई है। आज भी अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको अगर ताजा किया जाए तो बहुत सारा समय लगेगा, लेकिन समय कम है, इसलिए मैं चंद बातों में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश सूबे में 2017 से निरंतर योगी जी की सरकार है। तमाम मंत्रियों को इनके भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, शहर सचिव हो, महानगर मंत्री हो या उपाध्यक्ष हो, इन तक को युवा मोर्चा का हो या किसान मोर्चा, इस टाइप के लोगों तक को सुरक्षा प्रदान की गई है। मुझे नहीं लगता कौन से मानकों पर दी गई है, मुझे इसकी जानकारी, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का है तो उस व्यक्ति को भी सुरक्षा के मानकों पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कहीं भी मैं तमाम लोगों को ऐसों को जानता हूं प्रदेश में जिनके साथ कोई कभी घटना नहीं घटी, लेकिन उनके पास सुरक्षा है, चूंकि सत्ताधारी दल है, सत्ता का रसूख है, सत्ता की हनक है, सत्ता की हनक दिखाने के बाद लिए उनके पास गनर होता है। हम प्रदेश के पदाधिकारी होने के बावजूद पास हमारे पास गनर नहीं होता, लेकिन वो में चलता था भाई। सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए, मैं बता दूं आपको, मैं नाम गिनाना शुरू कर दूंगा तो आप भाग जाएंगे यहाँ से। नहीं, मैं तो नहीं भागने मैं जानता हूँ, सुन लीजिए। लेकिन ये भी समझ लीजिए आपने सुरक्षा प्रदान की है, केवल सुरक्षा देने का विषय है, ये भी समझ लीजिए कि केवल सुरक्षा देने का विषय है क्या, और कोई विषय नहीं है। प्रदेश में आप दमनकारी नीति से काम करना चाहते हैं, लोगों की आवाज को दबाने का काम करते हैं, मोहित जी दबाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी कहते हैं उनको दबाना चाहते हैं। आपको हर व्यक्ति गुंडा नजर आता है? नहीं, बोलिए बोलिए। वैसे भी यूपी में बोलने की स्थिति है आपकी, पर बोलिए, आप बोलिए। नहीं, बोलने की स्थिति हमारी बरकरार है और बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश में? अच्छा, जी हाँ, हर जगह। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बोलिए। एनसीईआरटी के नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं उनको देख लीजिए। महिलाओं पर अपराध कम नहीं हुए, बच्चियों के बलात्कार के मामले आए दिन हैं, गोलीकांड, हत्याएं, लूट, बलात्कार आए दिन है। उत्तर प्रदेश की सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह फेल हो चुका है। मेरा निवेदन सरकार से कितना है कि राजनेताओं को कम से कम सुरक्षा प्रदान करने का काम है। जब जननेता, ठीक है, मोहित जी, फाइनल कमेंट आपका ले लेते हैं कि आखिर इस जो माहौल बनता नजर आ रहा है, विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, और ये भेदभाव क्यों, इसका बहुत कम शब्दों में आप जवाब दे दीजिए। नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मैंने कहा कि यदि कहीं कोई गलती किसी अधिकारी से हुई है तो उस पर भी जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। और इसके अलावा मैंने ये कहा कि जो रटे रटाए ये ना कि ये हो रहा है, किसान, बालिका, ये हत्या, ये लूट, ये डकैती, ये इस तरीके के जो है बयान राजनीतिक के आंकड़े सुना दूं आपको पूरे, जैसे आपके पास समय हो तो मैं सुनाऊं। मैंने तो भाजपा की सरकार के पहले के सारे आंकड़े आपके सामने रखे। चलिए, एनसीईआरटी की एक कॉपी आप दोनों लोगों को भेज दी जाएगी, के न्यूज की तरफ से भेज दी जाएगी। आंकड़ों का जिक्र आप कर रहे हैं, जो माहौल अभी बना हुआ है मोहित जी, उसके लिए क्या कुछ कवायद रहेगी सरकार की, क्योंकि ऐसे मामलों को लेकर सरकार की भी जवाबदेही बनती है। देखिए, मैं साफ स्पष्ट बता दूं कि पहले की सरकारों में और अब सरकार में क्या अंतर आया है। 5 क्राइम टाइप्स के क्राइम में पिछली सपा सरकार कंपेयर क्यों करना मोहित जी, कंपेयर क्यों? आप सत्ता में हैं तो मुझे लगता है एक बेहतर माहौल बनाना आपकी जिम्मेदारी है ना। कंपेयर क्यों करना? इन्वेस्टर्स, सुनिए, जो क्राइम स्टेट के रूप में फेमस था सपा सरकार में, आज इन्वेस्टर्स स्टेट के रूप में फेमस होता चला जा रहा है। हम ब्रांडिंग ऐसी हो रही है तो हम पहले से बेहतर हो रहे हैं भाई। और ठीक है, अच्छी बात है, हम बेहतर हो रहे हैं। क्राइम में भी बेहतर होना, क्राइम कम होना चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर मूलभूत चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आम जनमानस किस तरीके से एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया जा रहा है और किस तरीके का माहौल है, जिनका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी नहीं होता, ऐसे ऐसे लोग निकल आते हैं जो जानलेवा हमला कर देते हैं। तो इस ओर क्या कवायद रहेगी सत्ता पक्ष की, इसे साफ करना
होगा, क्योंकि जवाबदेही बनती है। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल विपक्ष के हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की ऐसे हत्या करने की कोशिश की गई, जानलेवा हमला किया गया, हालांकि स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल अब सरकार को लेकर भी उन्होंने घेरा है कि सरकार के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये एक जांच का विषय है कि कौन है, क्योंकि 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।